Hello students, in this video we will discuss about चैप्टर 1 पावर शेयरिंग। ये चैप्टर 1 पावर शेयरिंग है जो कि आपकी टेक्स्ट बुक पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, लेट्स डिस्कस। ओके, तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर वी विल सी ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। ओवरव्यू मीन्स एक समरी जैसा होता है, मीन्स इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। एक इंट्रोडक्शन, ओवरव्यू मीन्स इंट्रोडक्शन होता है। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। तो इन दिस चैप्टर वी रिज्यूम द टूर ऑफ डेमोक्रेसी। इस चैप्टर में हम लोग डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि लास्ट ईयर हम लोगों ने 9th में डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा था, और इसे भी हम लोग डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे और किस तरीके से जो इसका पावर होता है वो सभी ऑर्गन्स के पास पहुंचता है। मतलब कि जो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, वो डेमोक्रेसी का पावर किस तरीके से तीनों के पास डिवाइड होता है और क्यों इम्पॉर्टेंट होता है डेमोक्रेसी में कि पावर सभी के हाथ में हो, किसी एक मेजॉरिटी के हाथ में ना हो। तो इस चैप्टर 1 में और इसके आगे के 2 चैप्टर में हम लोग आइडिया, पावर शेयरिंग के आइडिया के बारे में ही देखेंगे। मीन्स हम इस पर फोकस करेंगे कि क्यों किसी भी जगह की मेजॉरिटी पे, मतलब किसी एक कास्ट के लोगों की अगर मेजॉरिटी हो तो वहाँ पे उनको सारे अधिकार नहीं देने चाहिए, और पावर की शेयरिंग किस तरीके से करनी चाहिए उसके बारे में देखेंगे। तो इस चैप्टर में हम 2 स्टोरी पढ़ेंगे, बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में। ठीक है, और इस स्टोरी में हम देखेंगे किस तरीके से वहाँ के जो अलग अलग कास्ट के और जो लोग थे वो किस तरीके से आपस में लड़ झगड़ रहे थे, उनके बारे में हम देखेंगे, और किस तरीके से वे पावर की उनकी भी शेयरिंग हो रही थी। बोथ द स्टोरीज आर अबाउट हाउ डेमोक्रेसीज हैंडल डिमांड्स ऑफ पावर शेयरिंग। दोनों स्टोरी में हम देखेंगे कि किस तरीके से डेमोक्रेसी है वो पावर शेयरिंग के डिमांड को हैंडल करती है। तो इस तरीके से देखिए हम आगे का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, पावर शेयरिंग। ओके, तो यहाँ से देखिए आपका ये चैप्टर स्टार्ट होता है, बेल्जियम एंड श्रीलंका। मैंने यहाँ पे मेन जो पॉइंट्स है उसको अंडरलाइन कर दिया है, इसलिए अंडरलाइन किया है ताकि आपको मुझे पढ़ाने में भी इजी रहे और आपको भी पता रहे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। तो बेल्जियम जो है वो स्मॉल कंट्री है यूरोप का, जो कि एरिया में हरियाणा से भी काफ़ी छोटा है, और जिसका बॉर्डर है फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी है। इसका जो पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ के आसपास है, जो कि हरियाणा की पॉपुलेशन का हाफ है। और यहाँ की जो जाति संरचना है, मतलब इथेनिक कंपोजिशन, जो यहाँ के लोगों के रहने वाले जो अलग अलग कास्ट के जो लोग हैं, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। कहने का मतलब ये है कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है 1 करोड़, उसमें बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज़ के अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं। उस कंट्री की जो पॉपुलेशन का 59% जो है वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और डच लैंग्वेज बोलते हैं, और जो 40% जो वहाँ के लोग हैं वे क्या कहते हैं, वे वेलोनिया रीजन में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं, और जो बच्चे 1% लोग हैं वह स्पीक क्या करते हैं, जर्मन बोलते हैं। इसकी जो कैपिटल सिटी है ब्रुसेल्स, वहाँ के 80% जो लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच स्पीक करते हैं। जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट होगा, जो आगे का हम टॉपिक पढ़ेंगे, वो इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ेंगे, जो वहाँ के लोग जो फ्रेंच बोलते हो, जो डच बोलते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, द मिनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। जो मिनॉरिटी थी फ्रेंच स्पीकिंग, मतलब कि जो फ्रेंच बोलने वाले लोग थे उनकी मेजॉरिटी ज़्यादा थी, उनके पास पावर भी बहुत था और वो रिच भी बहुत थे, जिसका विरोध किया गया था। कौन विरोध किया था? डच बोलने वाले जो लोग थे, जो 20% इनकी मेजॉरिटी थी, उन लोगों ने विरोध किया था। क्यों? क्योंकि उनको इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट की जो बेनिफिट था और किसकी बेनिफिट, और एजुकेशन के जो बेनिफिट था, वो काफ़ी देर से उन लोगों को मिला था। किसको? डच वालों को, क्योंकि 20% ही थे। और इस वजह से डच स्पीकिंग वालों को फ्रेंच स्पीकिंग के बीच में टेंशन हो गया था, मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, विरोध करने लगे थे एक दूसरे का। किसके बीच? मतलब 1950 1960 के बीच में डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग जो कम्युनिटीज़ थी उनके बीच टेंशन हो गया था। और ये जो टेंशन था ये काफ़ी, मतलब जो ब्रुसेल्स जो कैपिटल सिटी था वहाँ पे ज़्यादा था। और ब्रुसेल्स में एक और स्पेशल प्रॉब्लम था कि द डच स्पीकिंग पीपल कंस्टिट्यूट ए मेजॉरिटी। जो डच स्पीकिंग पीपल थे वो मेजॉरिटी उनके कंट्री में ज़्यादा थी, जबकि कैपिटल में कम थी। तो कैपिटल कौन सा था? कैपिटल जो इनका था, इनका कैपिटल ब्रुसेल्स था। तो ब्रुसेल्स में
इनकी मिनॉरिटी थी किसकी, डच स्पीकिंग की, ठीक है। लेकिन जहाँ जो इनका कंट्री था ब्रूसेल्स, वहाँ पे इनके ज़्यादा थे, तो इसलिए इनमें कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, क्योंकि ये कहते थे एक जगह पे डच स्पीकिंग वाले ज़्यादा थे और एक जगह पे फ्रेंच स्पीकिंग वाले ज़्यादा थे, मतलब कैपिटल में डच वाले कम थे और कंट्री में डच वाले ज़्यादा थे, तो इसलिए होता था कि ज़्यादा तो हमारी मेजोरिटी है तो हमें भी उतना ही पावर मिलना चाहिए। ओके, तो आगे देखते हैं। लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अनदर कंट्री। श्रीलंका से कंपेयर करते हैं, जो कि एक आइलैंड नेशन है, जो कि सदर्न कोस्ट, तमिलनाडु के सदर्न कोस्ट से बस कुछ ही किलोमीटर के दूर पे है, जहाँ का पॉपुलेशन लगभग 2 करोड़, मतलब 2 करोड़ है वहाँ पे, हरियाणा की पॉपुलेशन जैसा ही है। और यहाँ की जो श्रीलंका के भी जो पॉपुलेशन है, यहाँ पे काफ़ी डाइवर्स है पॉपुलेशन में, जो मतलब अलग अलग कैटेगरीज कास्ट के लोग रहते हैं। द मेजर सोशल ग्रुप जो यहाँ का है वो 74% है, जिससे कि सिन्हाल स्पीकर्स है, सिन्हाल लैंग्वेज भी होता है, सिन्हाल लोगों को भी कहा जाता है, सिन्हाल स्पीकर्स है। एंड तमिल स्पीकर्स है 18% है। एमंग तमिल देयर आर 2 सब ग्रुप। जो तमिल हैं, जो तमिल वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनमें भी वो लोग भी 2 ग्रुप में डिवाइड है। तो तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री जो हैं, ये देखिए, उसको थोड़ा आगे पढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पे एक फिगर देख लेते हैं। इसमें देखिए कम्युनिटीज़ ऑफ रीजन ऑफ बेल्जियम के बारे में बताया गया। ये देखिए, जो आपको ये कलर दिख रहा है, ये ब्रुसेल्स कैपिटल रीजन है, और जो रेड आपको दिख रहा है वो वालून है, फ्रेंच स्पीकिंग एरिया है, ठीक है। और ये जो ग्रीन है आगे ऊपर, ये फ्लेमिश रीजन है, जहाँ पे डच, यहाँ पे जो है ये डच स्पीकिंग है, यहाँ पे डच बोलने वाले लोग रहते थे। और नीचे है जर्मन स्पीकिंग, ये देखिए, ये लोग हैं जर्मन स्पीकिंग है। ओके, तो आगे देखते हैं कि उन लोगों को क्या कहा जाता है, श्रीलंकन तमिल्स कहा जाता है, जो तमिल के रहने वाले लोग थे, ठीक है, जो कि 13% थे। द रेस्ट हुज फॉर फादर्स केम फ्रॉम इंडियाज़ प्लांटेशन वर्कर्स, मतलब कि और जो लोग इंडिया से यहाँ पे अपना काम करने के लिए आए थे, काम के सिलसिले में यहाँ रहने के लिए आए थे कॉलोनियल पीरियड में, उन्हें इंडियन तमिल्स कहा जाता था, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द सिन्हाल्स जो थे स्पीकिंग पीपल आर, मतलब जो बुद्धिस्ट थे, जो सिन्हाल लैंग्वेज स्पीक करते थे वे बुद्धिस्ट थे, ठीक है। वाइल मोस्ट ऑफ तमिल्स आर, और जो तमिल स्पीकिंग थे वो मोस्टली क्या थे, हिंदू या मुस्लिम थे। जो लोग तमिल बोलते थे मोस्टली वो लोग हिंदू या मुस्लिम थे, जो सिन्हाल बोलते थे वो बुद्धिस्ट थे। और देयर आर अबाउट 7% ऑफ द क्रिश्चियन, वहाँ पे 7% क्रिश्चियन भी थे, जो कि क्या थे, दोनों थे, जो तमिल भी थे और सिन्हाल भी थे। तो आगे देखते हैं। जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस इन बेल्जियम। तो हम देखते हैं कि बेल्जियम में अगर ऐसा सिचुएशन हो, तो मतलब दोनों के सिचुएशन के बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या होगा। तो डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ हिज न्यूमेरिक मेजॉरिटी एंड फोर्स इट विल ऑन द फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन दिस विल पुश द। उसके बाद क्या होता है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इस तरीके से डच स्पीकिंग, वो जो फ्रेंच स्पीकिंग था और डच स्पीकिंग के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है। और इस कॉन्फ्लिक्ट की होने की वजह से क्या होता है, बहुत ही मेजर पार्टीशन होने लगता है दो, मतलब कंट्री और कैपिटल के बीच में। और फिर क्या है कि इन श्रीलंका द सिन्हास कम्युनिटी इंजॉय एन इवन बिगर मेजॉरिटी एंड कुड इम्पोर्ट विल ऑन द एंटायर कंट्री। मतलब कि श्रीलंका में क्या था, जो सिन्हास थे उनकी कम्युनिटी ज़्यादा थी, तो वे लोग अधिक मेजॉरिटी की वजह से पावर का अधिक यूज़ कर पाते थे और काफ़ी चीज़ों को इंजॉय भी वो करते थे, ठीक है। अब आगे के बारे में देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है मेजॉरिटीनिज्म इन श्रीलंका, ठीक है। तो हम इसमें ये देखेंगे कि मेजॉरिटिज्म जो है श्रीलंका में, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948, मतलब 1948 में ये इंडिपेंडेंट हो गया था। यहाँ के जो लीडर्स थे सिन्हाल कम्युनिटी की, क्योंकि इनकी मेजॉरिटी ज़्यादा थी, इन्होंने गवर्नमेंट से मांगा था कि इनकी कम्युनिटीज़ में मतलब ज़्यादा, इनकी मेजॉरिटी ज़्यादा है तो इनके पास पावर भी ज़्यादा होना चाहिए, जिसकी वजह से जो वहाँ की गवर्नमेंट थी वो लोग भी इनके मतलब कि जो मेजॉरिटी मतलब इनको अधिकार दे दी थी, क्योंकि इनके बाद इनकी मेजॉरिटी ज़्यादा थी, संख्या में ज़्यादा थे, तो इन्हें अधिकार भी वो काफ़ी ज़्यादा दे दी थी वहाँ की गवर्नमेंट। इन 1956 एन एक्ट वॉज पास रिकोगनाइज सिन्हास एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। और 1956 में वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या, एक एक्ट पास हुआ जहाँ पर सिर्फ सिन्हास को ही ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया था, जबकि तमिल को नहीं माना गया था, ठीक है। द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज़ दैट फेवर, मतलब सिन्हास, वहाँ की जो पॉलिसीज़ थी वो जो सिर्फ सिन्हास को ही
फेवर करते थे, मतलब कि उन्हें यूनिवर्सिटी जाने का अधिकार था, उन्हें गवर्नमेंट जॉब मिल सकती थी। और उसके बाद क्या हुआ कि मतलब गवर्नमेंट ने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया जिसमें कुछ सारा प्रोटेक्शन किसको देते थे, सिर्फ बुद्धिज़्म को देते थे, सिन्हास, ठीक है। सिन्हास स्पीकिंग मतलब जो सिन्हास बोलते थे वो बुद्धिज़्म थे, तो उन्हीं को देते थे क्योंकि उनकी मेजॉरिटी ज़्यादा थी। ऑल दिस गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर द अदर ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो मतलब अदर वहाँ पे कास्ट थे उनके बीच अलगाव की फीलिंग आने लगी, ठीक है। किसके बीच में आने लगी, श्रीलंकन तमिल के बीच में और वहाँ के जो सिन्हास थे उनके बीच में। और उन्हें ये लगा कि जो मतलब उनको कहने का मतलब ये था कि अगर जिस तरीके से आपने सिन्हास को ऑफिशियल लैंग्वेज माना है उसी तरीके से तमिल को भी मानना चाहिए, ठीक है, क्योंकि दो तरह के लोग हैं वहाँ पे। दे फेल्ट दैट कॉन्स्टिट्यूशन एंड ये देखिए यहाँ पे अभी और है, दे फेल्ट दैट कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसी डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, मतलब उनका कहने का था कि जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी निकाली है वो सिर्फ मेजॉरिटियों के लिए निकाली है और हम लोगों को क्या किया गया है, हमारे अधिकारों को हमसे छीन लिया गया है, हमें कोई राइट्स नहीं मिले हैं और हमारे आगे मतलब हमें डिस्क्रिमिनेट किया गया है, ठीक है। हमें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है, बहुत सारे पॉजिटिव से हमें दूर रखा जाता है, ठीक है। उसका रिज़ल्ट क्या निकला ये देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं सिन्हास, जितने येलो पार्ट्स दिख रहा है आपको इस फिगर में सब सिन्हास हैं। श्रीलंकन तमिल कौन है, ये देखिए यहाँ पे, ये आपके श्रीलंकन तमिल्स हैं ये, और इंडियन तमिल ये आपके ब्राउन वाले हैं, और मुस्लिम्स क्या हैं जो और ये छोटे छोटे दिख रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से दिखा रहा है कि सिन्हास की जो मेजॉरिटी थी वह अधिक थी। तो फिर रिज़ल्ट क्या हुआ, बिटवीन द सिन्हास एंड तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेन ओवर टाइम, उनके बीच काफ़ी स्थिति क्या हो गई, तनावपूर्ण हो गई, मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते जो सिन्हाल स्पीकिंग थे और तमिल स्पीकिंग थे उन दोनों कम्युनिटी के बीच में काफ़ी तनाव हो गया था। द श्रीलंका तमिल लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल्स फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल, उसके बाद जो श्रीलंकन तमिल्स थे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किए थे तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए, और इसलिए भी उन्होंने संघर्ष किया था कि उन्हें भी प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिले, क्योंकि किस चीज़ की अपॉर्चुनिटी मिले, पढ़ने की, एजुकेशन की और जॉब के मिले, ठीक है। लेकिन बार बार उनकी तरफ जितने भी संघर्ष किए जा रहे थे, स्ट्रगल किए जा रहे थे, वो सब डिनाई मतलब कि अनदेखा किया जा रहा था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 1980s में बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किए गए, क्या डिमांड कर रहे थे कि तमिल को भी एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना देना चाहिए। श्रीलंका के मतलब जो श्रीलंका का नैदर्न और ईस्टर्न पार्ट था वहाँ पे तमिल वालों के लिए उनको स्वतंत्रता देनी चाहिए कि वहाँ पे वो रह सके और अपने हिसाब से ऑफिशियल लैंग्वेज तमिल को मान सकें, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज़, और जो दो कम्युनिटीज़ के बीच में अविश्वास उत्पन्न हो गया था उससे क्या हुआ था, उससे काफ़ी बड़ा संघर्ष उत्पन्न हो गया था दोनों के बीच में, मतलब दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होने लगी थी। उसके बाद क्या हुआ, जब उनके बीच में संघर्ष शुरू हो गया, कॉन्फ्लिक्ट विवाद होने लगा, तो ये एक युद्ध का रूप ले लिया था, जिससे कि इस युद्ध हुआ और उस युद्ध में थाउजेंड्स ऑफ मतलब हज़ारों लोग मारे गए थे, दोनों कम्युनिटीज़ की तरफ से हज़ारों लोग मारे गए थे, और बहुत से लोग क्या किए थे, मजबूर होकर अपना घर छोड़ के दूसरी जगह चले गए थे। बहुत सारे लोग अपना जीवन मतलब कुछ न कुछ नहीं पड़ेगा, कुछ लोगों को खो दिए थे, अपनी जीविका को खो दिए थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए है कि फिर है कि श्रीलंका एक्सीलेंट record of economic development, education and health, but the civil war has caused a terrible setback to the social, cultural, economic life of the country. उसके बाद यहाँ पे है कि you have read chapter 1 of economics टेक्स्ट बुक क्लास 10, मतलब कि इकोनॉमिक का जब आप टेक्स्ट बुक क्लास 10 में पढ़ोगे तो उसमें दिया है कि अबाउट श्रीलंका एक्सीलेंट रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि श्रीलंका के रहने वाले लोगों ने किस तरीके से अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया था, एजुकेशन और हेल्थ की, मतलब कि एजुकेशन, हेल्थ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरीके से किया था, इसका रिकॉर्ड हम देख सकते हैं। बट द सिविल वॉर हैज़ कॉज अ टेरिबल सेटबैक टू द सोशल, कल्चर, इकोनॉमिक लाइफ, और लेकिन जो ये वार हुआ था इस युद्ध की वजह से वहाँ के जो मतलब सोशल, कल्चर, इकोनॉमिक लाइफ थी वो काफ़ी टेरिबल काफ़ी दयनीय हो गई थी, इसी के समझ लीजिए, ठीक है, जो कि कब ख़त्म हुआ था, 2009 में ख़त्म हुआ था। सो बेटा द रेस्ट ऑफ द चैप्टर विल स्टडी in the next video. Okay, thank you.